पता नहीं कद करा होगा मैसेज है। अच्छा चलो भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पठार। लास्ट क्लास में मैंने आपको पठारों का डायग्राम मैप में दिखा दिया था, है ना, कि पठार कौन सा कहाँ पे होता है, राइट। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। आज ये पठारों की तीसरी क्लास है, अदरवाइज वैसी कौन सी चल रही है? 8 क्लास, ठीक है। चलो, तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में यहाँ पर एक बार देख लो, सारी चीज़ें एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने अरावली रेंज पढ़ाई थी, बताई थी कि यहाँ पर क्या है? अरावली रेंज। इसी के नीचे अरावली के यहाँ पड़ती है सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज। और इसी के नीचे एक रेंज पड़ती है जिसका नाम है सतपुड़ा। ये 3 भागों में पड़ती है इस तरह, राजपीपला, महादेव और मैकाल। सबसे पहला पठार यहीं पर ही पड़ते हैं। इस पठार को कहते हैं मेवाड़ का पठार। तो सबसे पहला पठार, हेडिंग डालो, मेवाड़ का पठार। इसी के बराबर में एक पठार और पड़ता है, बिल्कुल, जिसका नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार। इसी के बराबर में एक पठार और पड़ता है जिसे हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू। और इसी के बराबर में एक पठार और पड़ता है जिसे हम कहते हैं बघेलखंड, बघेलखंड प्लेट्यू या बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो सबसे पहले यही 4 पठार क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। सबसे पहले हेडिंग होगी मेवाड़ का पठार। मेवाड़ प्लेट्यू, मेवाड़ का पठार, ठीक है भाई। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मेवाड़ का पठार किन 2 श्रेणियों के बीच है, किन के हैं? ये वाली कौन सी है? अरावली। और ये वाली कौन सी है? विंध्याचल। तो आप कहोगे कि यह पठार अरावली व विंध्याचल श्रेणियों के मध्य स्थित है। विंध्याचल श्रेणियों के मध्य स्थित है। इट इज प्रेजेंटेड बिटवीन अरावली एंड विंध्याचल रेंज। ठीक है भाई, पहला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? दूसरा पॉइंट देखो। चलो ये तो इसने कह दिया रेंजेस के अकॉर्डिंग श्रेणियां कहाँ है। अगर मैं यहीं पर ही पूछ लूं कि बताइए मेवाड़ का पठार इस तरीके से कि इसके, अगर आपसे पूछा जाए बताइए उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, इसके पूर्व में क्या है और इसके पश्चिम में क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले तो ध्यान से देखो। अगर मेवाड़ के उत्तर की बात करें तो क्या है? अरावली रेंज है। बहुत बढ़िया। कौन सी रेंज है? अरावली श्रेणी है। बात करें इसके दक्षिण की, इसके नीचे कौन सी रेंज है? विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल श्रेणी है। इसके पूर्व की बात करें तो मालवा का पठार, मालवा का पठार। और यदि बात करें पश्चिम की तो इधर भी क्या पड़ती है? अरावली रेंज ही पड़ती है। चारों पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? पक्का? तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए मेवाड़ के पठार के पूर्व में कौन सा पठार है, क्योंकि पठार से क्वेश्चन है तो पठार से बनेगा।
तो याद रखना कि मेवाड़ के पठार के पूर्व में पड़ता है मालवा का पठार। समझ में आ गया? चलिए तीसरा पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। नोट करो। हो गया? अच्छा, तीसरे पॉइंट में ये है, देखो यहां ध्यान से देखो, ये यहां अरावली रेंज है, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। ये वाला भाग इसका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? हालांकि ये दोनों की तीनों ही गुजरात में है, इनका कुछ भाग। अगर मैं इनका ठीक से डायग्राम बनाऊं तो ये इस तरीके से है कुछ, ठीक है भाई। बाकी का भाग अरावली का राजस्थान में है, और फिर कहाँ तक जा रहा है? दिल्ली तक। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए राष्ट्रपति भवन किस श्रेणी के ऊपर है? तो अरावली रेंज के। दिल्ली में अरावली श्रेणी को रायसीना हिल्स कहते हैं, रायसीना की पहाड़ी। आगे लिखवाऊंगा मैं सारी चीजें, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अरावली रेंज जो कि राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान में ही इसका एक हिल स्टेशन पड़ता है। यहां पर हिल स्टेशन का मतलब समझ गए, घूमने फिरने की जगह। इसका नाम है माउंट आबू। क्या नाम है? माउंट आबू। माउंट आबू, ठीक है भाई, यहां पड़ता है। इस माउंट आबू पर दो चीजें हैं सबसे फेमस, या आप कह लो तीन चीजें सबसे फेमस है। पहली चीज, जैनियों का प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। वो कहां है? अरावली में ही है, राजस्थान। दूसरा, अरावली की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर, वो भी कहां है? यही है। और तीसरा, यहां से एक नदी निकलती है। यहां से क्या निकलती है? एक नदी। ये नदी ऐसे जाती है, दिख गया? इस नदी का नाम है बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी। अब क्वेश्चन सुनो, अगर आपसे पूछा जाए बताइए मेवाड़ के पठार पर कौन सी नदी बेसिन है? बेसिन का मतलब होता है कि कौन सी नदी का विस्तार है। कौन से पठार पर? मेवाड़ के पठार पर। देन आंसर होगा बनास। क्लियर है नहीं है? तो आप अगले पॉइंट में लिखोगे कि इस पठार पर बनास नदी बेसिन है। बनास नदी बेसिन है। बनास रिवर बेसिन। बनास रिवर बेसिन है। समझ में आ गया नहीं है? यानी कि मेवाड़ के पठार पर कौन सी नदी का विस्तार देखने को मिलता है हमें? बनास। किस नदी का अपवाह, ड्रेनेज देखने को मिलता है? तो आंसर होगा बनास नदी। अब देखो, ये मालवा का पठार हो गया, यहां से विंध्याचल रेंज से एक नदी ऐसे निकलकर जाती है, और ये बनास नदी इस नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी। तो यदि आपसे पूछा जाए बताइए बनास नदी किसकी सहायक नदी है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि कोई नदी किसी नदी में आकर या किसी दूसरी नदी में आकर गिर जाती है तो उस नदी को सहायक नदी कहते हैं, उस नदी की। देखो, जिस नदी में गिरी उसे तो कहेंगे हम मेन रिवर, मुख्य नदी, और जो गिरी है उसे कहेंगे ट्रिब्यूटरी रिवर या सहायक नदी। तो बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो आंसर होगा चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ चंबल रिवर। ठीक है भाई, बीहड़ बोलते हैं उनको। अभी मैं बताऊंगा ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मालवा का पठार, तब ये सारी चीजें बताऊंगा।
ठीक है भाई। और यहीं पर ही अगर पूछा जाए बताइए चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? देखो यहां पर, यहां से यमुनोत्री से एक नदी निकलकर जाती है जो इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। इस नदी में, ये नदी इसमें आकर मिलती है, इस नदी का नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना नदी। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो आप अगले पॉइंट में लिख लेना कि ये चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ यमुना नदी। बताइए समझ में आया पॉइंट या नहीं आया? चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि पठारों से क्या पाया जाता है? खनिज। पठार किस में धनी होते हैं? खनिजों में धनी होते हैं। तो इससे भी कुछ खनिज निकलते होंगे। तो यहां पर आप हेडिंग डालोगे खनिज। इसका मतलब कि यहां से निकलने वाले मिनरल्स कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे, यहां से निकलने वाले खनिज जिसमें एक होता है सिल्वर। अच्छा, सिल्वर को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, अरे नहीं, चांदी। अच्छा, उसे कहते हैं? नहीं, इसी के में तो चांदी ना। वाइट बोल्ट, गोल्ड। अरे वो तो प्लेटिनम है, वो प्लेटिनम होता है, वो प्लेटिनम होता है। देखना, वाइट गोल्ड यो नहीं यार। ठीक है भाई। एक होता है अभ्रक, जिसे हम माइका भी कहते हैं। अभ्रक एक इंसुलेटर होता है। क्या होता है? एक इंसुलेटर। क्या होता है कि, अच्छा बताओ, इंसुलेटर क्या होता है? हाँ, इसी से निकलता है। इंसुलेटर क्या होता है? आपने सुना होगा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुने हैं नाम? इसका क्या? अच्छा, कंडक्टर जो होते हैं उसमें करंट फ्लो होता है, या करंट फ्लो के बेस्ट अगर कोई होते हैं तो कंडक्टर होते हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर होते हैं। एक्चुअली में यूज जो ज़्यादातर वायर होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि उनमें करंट का कुछ क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। करंट क्या हो जाती है? थोड़ी ख़त्म हो जाती है। अभ्रक क्या होते हैं? अभ्रक होता है जिसमें करंट फ्लो ना हो। समझ में आया नहीं आया? जब कभी हमारे पास सर्किटरी जो होती है, सर्किटरी में जब भी करंट को हम चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से ना जुड़े, जैसे वायरिंग होगी, वायरिंग होते हैं ना ऊपर का वो प्लास्टिक सी, उसको हम अभ्रक कह सकते हैं, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। लकड़ी हो गया, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से अब यूं नहीं कि लकड़ी को भिगो दो तो उसमें फ्लो हो जाएगा, ऐसे मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है भाई। तो सिल्वर, अभ्रक। एक होता है लोहा, आयरन, या आप कह सकते हो लोहो अयस्क। इसको लोहो अयस्क करके लिखना। हाँ हाँ, अयस्क, आयरन और लोहो अयस्क। सिल्वर, अभ्रक, लोहो अयस्क, ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं हमें। समझ में आया? ये था कौन सा पठार? मेवाड़ का पठार। अगला पढ़ेंगे कौन सा? मालवा प्लेट्यू या मालवा का पठार। हो गया? चलिए, तो दूसरी हेडिंग आप डालिए मालवा का पठार। मालवा प्लेट्यू। मालवा का पठार। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए बताइए
मालवा के पठार के या मालवा का पठार किन पठारों के मध्य स्थित है? या सबसे पहले लिखो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, एक्सपेंशन कहां से कहां तक है। तो आप लिख लो इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश और प्लस उत्तर प्रदेश, और उसका लिख लेना मेवाड़ का भी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मालवा का पठार बेसिकली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका ज़्यादा भाग किस में है, मध्य प्रदेश में। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए मुख्य रूप से मालवा का पठार कहाँ स्थित है, तो मेनली ये कहाँ स्थित है, देन आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट किन पठारों के बीच में है, मेवाड़ का पठार और बुंदेलखंड का पठार। तो आप इसमें लिखोगे कि यह पठार, दिस प्लेट्यू, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ प्लेट्यू तथा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार के मध्य स्थित है, के पठार के मध्य स्थित है। इट इज प्रेजेंटेड बिटवीन मेवाड़ प्लेट्यू एंड बुंदेलखंड प्लेट्यू। तीसरे पॉइंट में अब आप जवाब दोगे, अगर मैं यही पूछूं कि बताइए इसके उत्तर में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, इसके पूर्व में क्या है और इसके पश्चिम में क्या है। बताइए। सबसे पहले उत्तर में, ऊपर यमुना नदी दिख रही है, तो इसके उत्तर में कौन सी नदी है, यमुना नदी। अगर थोड़ा और ऊपर जाए तो गंगा भी है, थोड़ा और ऊपर जाए तो यहाँ शिवालिक रेंज पड़ती है। कौन सी रेंज, शिवालिक। आप शिवालिक भी कह सकते हो, श्रेणी कह सकते हो। तो अगर हिमालय पूछे तो, या हिमालय जानना हो, देखो ऐसा होता है हम इन सारी चीज़ों में वो लिखते हैं जो सबसे नज़दीक हो और सबसे फेमस हो। तो अगर गंगा और यमुना को हम एक तरफ को छोड़ भी दें तो भी शिवालिक सबसे फेमस है या नहीं है, शिवालिक हिमालय। तो मैं ये तो लिख सकता हूँ ना, देखो इसके उत्तर में शिवालिक हिमालय भी है। कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय भी है, इसके साथ साथ यमुना भी है या नहीं, और गंगा भी है, गंगा इसके ऊपर होगी। तो ये सारी की सारी किसके उत्तर में है, मालवा के पठार की। इससे आपको ये तो पता चलेगा कि मालवा का पठार कहाँ है, ये भी पता चलेगा कि मालवा के पठार के आसपास क्या है। क्लियर है नहीं है? जैसे हम पड़ोसियों को देख लेना कि हमारे आसपास कौन कौन से पड़ोसी हमें पता होता है, वैसे ही हमें बस इनके पड़ोसियों के बारे में क्या करना है, पता करना है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, दक्षिण की। तो दक्षिण में तो दिख ही गया होगा, कौन सी रेंज है ये, विंध्याचल रेंज। तो इसके दक्षिण में पड़ती है विंध्याचल श्रेणी। यदि हम बात करें इसके पूर्व की, तो इसके पूर्व में कौन सा पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार। और बात करें इसके पश्चिम की, तो पश्चिम में कौन सा पठार, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ प्लेट्यू। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए फोर्थ पॉइंट। अब देखकर बताओ ऐसे ही, मालवा के पठार पर कौन सा नदी बेसिन है? हाँ जी, चंबल नदी बेसिन। तो आप लिखो कि इस पठार पर, ऑन दैट प्लेट्यू, चंबल नदी बेसिन है, चंबल नदी बेसिन है। चंबल रिवर बेसिन कौन सी नदी पर है या कौन से पठार पर है, मालवा प्लेट्यू, चंबल रिवर बेसिन। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी बताई थी मैंने, यमुना नदी की। क्लियर है पॉइंट या नहीं? चलिए अब देखो, यही बात करें थोड़ा चंबल नदी की,
अब होता क्या है, एक डायग्राम से समझना जरा। मान के चलो ये है मालवा का पठार, कौन सा पठार है, और यहां से जा रही है चंबल नदी। दरअसल होता क्या था, अगर आज की कंपैरिजन में पीछे चंबल नदी को हम थोड़ा स्टडी करें तो चंबल नदी पहले यहां पर इस तरीके से बहती थी, दिख रहा है ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके। कई सारे अफवाह थे इसके, क्या थे भाई इसके, कई सारे अफवाह। होता क्या था कि यहां से मुख्य धारा जा रही है और मुख्य धारा में यहां से थोड़ा पानी निकल गया, इसमें यहां से निकल गया, समझ गए ना कैसे, इस तरीके से इधर को निकल गई, फिर यहां से यहां निकल गई, यहां निकल गई, यहां निकल गई। अब हुआ क्या है कि चंबल नदी के ये पॉइंट बंद कर दिए। अब चंबल नदी का पानी इधर नहीं जाता। तो एक बात बताओ, जब कहीं से नदी का पानी जाएगा तो वो गहराई तो हो जाएगी ना, और जब चंबल नदी है तो इसका मतलब गहराई क्या होगी, ज्यादा होगी, हाँ या ना। तो हुआ ये है कि इस चंबल नदी ने मालवा के पठार को अपर्दित कर दिया है। अपर्दित का मतलब क्या होता है, उसको इरोजन कर दिया, उसके भागों को या उसकी मिट्टी का क्या कर दिया है, कटाव कर दिया है। मालवा के पठार पर भारी मात्रा में मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर गई है, ले गई है। कौन सी नदी, चंबल नदी। अब जब ये भाग यहां से पानी बंद कर दिया तो ये भाग सूख जाएंगे, नहीं सूख जाएंगे, हाँ, बताओ। जब इधर को जाना बंद कर दिया तो ये भाग क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। और सूखने के बाद अगर आपने देखा हो, जब नाली सूख जाती है तो आप एक तरीके से वो क्या हो जाती है, अपर्दित भाग बोलते हैं उसको। फिर देखिए ना, कभी सूखी नाली, उसमें पानी नहीं चलता, बस गहराई सी बन जाती है। अब सोचो कि मालवा के पठार पर ऐसी बड़ी बड़ी नालियां हैं, क्या क्या है, बड़ी बड़ी नालियां, उन्हें ही कहते हैं बीहड़। उन्हें क्या कहते हैं, बीहड़। जो किसके लिए फेमस है, डाकुओं के लिए। बीहड़ के डाकू सुने होंगे, चंबल के डाकू। तो हुआ ये है कि यहां पर बड़ी बड़ी क्या बन गए, गहरी गहरी नालियां बन गई हैं। जैसे पुलिस यहां से पकड़ने को आई तो ये यहां निकल गए, यहां से हो सकता है नदी वापस यहां जुड़ जाए, यहां चले गए, यहां से यहां चले गए, यहां से क्या हुआ, यहां से यहां आए, पुलिस यहां से ये यहां निकल गए, तो पकड़ में नहीं आते जल्दी से, समझ में आया नहीं आया। तो इस चंबल नदी ने क्या कर दिया है, मालवा के पठार को अपर्दित कर दिया है। क्या कर दिया है, अपर्दित, अपर्दित कर दिया है। और इसी अपर्दित भाग को क्या कहते हैं, आंसर होगा बीहड़ कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। बैडलैंड इसको बोला जाता है एक तरीके से, बैडलैंड। और ये बीहड़ किसके लिए फेमस है, आंसर होगा डाकुओं के लिए प्रसिद्ध। देखी होगी ना पुरानी मूवी, अक्सर उसमें चंबल के डाकू ही दिखावे थे। पान सिंह तोमर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए यहां सबसे प्रसिद्ध क्या है, सबसे प्रसिद्ध क्या है, देन आंसर होगा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। यहां सबसे फेमस क्या है, मृदा अपरदन। मैंने कहा ना मिट्टी का कटाव, मिट्टी को काट कर ले गई है चंबल नदी, तो मृदा अपरदन यहां क्या है, सबसे फेमस। इसका मतलब है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव। समझ में आया भाई। चलो, घड़ियाल भी यहां पर काफी मात्रा में है, घड़ियाल सुने होंगे तुमने, वो भी यहां पर ठीक ठाक है। तीसरा, बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड प्लेट्यू, सबसे पहला पॉइंट, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, देन आंसर होगा, एक तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में भी सेम, और एक पड़ता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार मेनली कहाँ है, उत्तर प्रदेश, यूपी। क्या लिख रहा हूँ यार, यूपी। दरअसल मध्य प्रदेश के 4 शहर इससे टच होते हैं,
जबकि उत्तर प्रदेश के इसके 5 शहर टच होते हैं। कितने शहर? 5 शहर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ज़्यादा विस्तार या मुख्य रूप से ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मेनली। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। किन पठारों के मध्य स्थित है? एक तो हो गया मालवा का पठार, वह बघेलखंड का पठार, वह बघेलखंड का पठार के मध्य। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट मालवा का और बताऊं तो याद रखेंगे कि मालवा का पठार लावा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लावा से बना है। और लावा से बना है तो कौन सी मिट्टी? बिल्कुल सही। चट्टान कौन सी? बेसाल्ट। इसीलिए मैंने वहां लिखवाया नहीं। ठीक है, मालवा का पठार किससे बना है? लावा से। और लावा से बने होने के कारण कैसी मिट्टी? वो कैसी चट्टान? बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टानों से कैसी मिट्टी? काली मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है भाई, अगर लिखना हो तो वहां पे भी ये नोट करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, अगला देखो। अब पूछा जाए बताइए बुंदेलखंड पठार में कौन सा नदी बेसिन है? तो विंध्याचल रेंज से ही एक और नदी निकलती है जो इस तरीके से जाती है और यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है बेतवा नदी। क्या नाम है? बेतवा। तो आप याद रखेंगे कि इस पठार पर बेतवा नदी बेसिन है। बेतवा नदी बेसिन है। बेतवा रिवर बेसिन। कौन सा नदी बेसिन है? बेतवा नदी। और यहां पर प्रश्न ये है या क्वेश्चन ये है कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बिल्कुल दिख रहा है ना डायग्राम में। तो आप लिखोगे यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए यह पठार किन चट्टानों से निर्मित है, तो याद रखेंगे इस पठार का निर्माण, फॉर्मेशन जो है वो किससे हुआ है? देन आंसर होगा ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से। ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से। आप इसमें सीधे सीधे लिख सकते हो ग्रेनाइट एंड नीस रॉक्स। बाय। हाँ, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें कैसी चट्टानें हैं? याद है मैंने चट्टानों के 3 टाइप बताए थे। एक तो आपको मैंने अग्नि चट्टान बताई थी, एक अवसादी चट्टान और एक कायांतरित चट्टानें, है ना। अग्नि चट्टानें जो लावा से बनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहूँ ग्रेनाइट की चट्टानें और बेसाल्ट चट्टानें। एक होती है अवसादी चट्टानें जो अवसादों से बनी हुई होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया नीस की चट्टान, आप इसमें लिख सकते हो जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। फिर मैंने एक बताई थी कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक, जो क्या होती है रूप बदल लेती है, राइट। तो ग्रेनाइट का ही कायांतरित रूप है क्या? नीस। ग्रेनाइट की तो ये ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? अग्नि चट्टान। जबकि नीस कैसी चट्टान है? कायांतरित चट्टान। ठीक है भाई, तो ये इन दोनों चट्टानों से क्या हुई है? मिलकर बनी हुई है। और जब इन चट्टानों का खनन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो हमें कैसी मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी। याद रखना, रेड सॉइल मिलती है इनसे। कैसी मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी मिलती है। बात समझ में आई है नहीं? चलिए
बस ये था आपका कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेटियो। नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे? बघेलखंड का पठार। तो हेडिंग डालिए बघेलखंड प्लेटियो। चलिए, तो फोर्थ हेडिंग डालिए बघेलखंड का पठार। बघेलखंड प्लेटियो। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखेंगे कि बघेलखंड के पठार के उत्तर पश्चिम पूर्व में क्या है, या सबसे पहले विस्तार लिखो। इसका विस्तार बेसिकली एक तो यूपी में है और प्लस एक पड़ता है छत्तीसगढ़ में। किस में पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से कहां है, देन आंसर होगा छत्तीसगढ़। मुख्य रूप से मेनली इट इज प्रेजेंटेड इन छत्तीसगढ़। वही हम बात करें कि बताइए इसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है। नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है। तो यदि याद हो आपको, यहां मैंने बताया था आपको छोटा नागपुर का पठार, तो आप कह सकते हो उसके पूर्व में कौन सा पठार है? छोटा। पूर्व में यानी कि ईस्ट में छोटा नागपुर का पठार। नॉर्थ की बात करें तो यहां से आती है गंगा नदी, यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है और फिर गंगा नदी जाती है ऐसे। तो आप कह सकते हो कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो नॉर्थ में आप लिख सकते हो गंगा नदी। दक्षिण में क्या लिखोगे? नीचे विंध्याचल लिख सकते हो। और वेस्ट में क्या लिखोगे? इधर बिल्कुल बुंदेलखंड का पठार। ठीक है भाई, क्लियर? देखो ये चीजें पता करने से बहुत बढ़िया हेल्प मिलती है, आसपास की चीजें पता चल जाती हैं क्या क्या है। मैंने फिर से बता रहा हूं, ठीक है? तो जब भी कुछ पढ़ो तो ये चीजें जरूर देखा करो। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, ये पठार भी आप कह सकते हो किससे निर्मित है, देन आंसर होगा इस पठार से हमें दो तरह की मिट्टी मिलती है या दो प्रकार की मृदा मिलती है। टू टाइप ऑफ सॉइल। एक तो यहां से मिलती है लाल मिट्टी, या कैसी मृदा? लाल मृदा। एक तो यहां से मिलती है रेड सॉइल और एक यहां से मिलती है एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल जिसे हम कह सकते हैं जलोढ़ मृदा। ये दो तरह की मिट्टी क्या होती है, यहां से प्राप्त होती है। ठीक है भाई, आया समझ में? क्लियर है चारों प्लेटियो? समझ में आए चारों पठार? ये है हमारे ये चारों पठार जो बेसिकली अरावली और विंध्याचल श्रेणियों के क्या है, बीच में स्थित है। ठीक है भाई, उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम छोटा नागपुर के पठार को ना पढ़कर अभी हम अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा ये तीनों पढ़ेंगे। जैसे ही अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा खत्म होगी उसके बाद हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। फिर इसके नीचे दंडकारण्य का पठार, फिर यहाँ पड़ता है एक शिलोंग का पठार। ये तीनों पठार खत्म करेंगे और फिर इसके नीचे आएगा डेक्कन प्लेटियो, फिर कर्नाटक का पठार और फिर आंध्रा का पठार। डेक्कन प्लेटियो, फिर कर्नाटक प्लेटियो और फिर आंध्रा प्लेटियो, ये क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें। तो अभी आप हेडिंग डालिए अरावली पर्वत या अरावली श्रेणी। हेडिंग डालिए अरावली रेंज।
तो फोर्थ फिफ्थ हेडिंग डालेंगे अरावली श्रेणी। अरावली रेंज। सबसे पहला पॉइंट, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? बिल्कुल, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। गुजरात से लेकर कहां तक? दिल्ली तक। ये टोटल लंबाई जो मिलती है लगभग 560 किलोमीटर तक की है। कितने किलोमीटर? 560 किलोमीटर। अगर मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। इस तरीके से तो है रेंज, ठीक है। आप ये मान लो ये भाग तो हो गया गुजरात का। किसका हो गया? गुजरात, ठीक है भाई। ये वाला भाग हो गया राजस्थान, यहाँ लिख दो छोटा सा राजस्थान, थोड़ा बड़ा कर लो, यहां तक ये हो गया राजस्थान, ठीक है भाई। और ये हो गया दिल्ली, ये भाग किसका हो गया? दिल्ली का, ठीक है भाई। अब प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों जगहों पर इस अरावली रेंज का अलग नाम है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बताइए अरावली श्रेणी को गुजरात में क्या कहते हैं, देन आंसर होगा जरगा पहाड़ी, जरगा हिल्स। क्या कहते हैं? जरगा की पहाड़ी या जरगा पहाड़ी। वहीं राजस्थान में इसे हर्षनाद की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्षनाद की पहाड़ी या हर्षनाद पहाड़ी। समझ में आया? और वहीं दिल्ली में इसे रायसीना हिल्स कहते हैं, रायसीना की पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पर अलग से नाम लिख लेते हैं दूसरा पॉइंट बना के कि गुजरात में इसे क्या कहते हैं? गुजरात में इसका नाम है जरगा पहाड़ी। वहीं राजस्थान में इसे हर्षनाद की पहाड़ी कहते हैं। और तीसरा दिल्ली में याद रखेंगे इसको रायसीना हिल्स कहते हैं, रायसीना की पहाड़ी। ठीक है भाई। उसके बाद अगला पॉइंट ये है, इसी हर्षनाद की पहाड़ी में कई सारी चीजें हैं, यानी कि राजस्थान में ही। सबसे पहली चीज देखो, ये सारी की सारी मैं किस में लिख रहा हूं? हर्षनाद की पहाड़ी में। सबसे पहला राजस्थान में ही यहां पर सिरोही जिला पड़ता है। एक कौन सा जिला? सिरोही। यहां पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, हिल स्टेशन जिसका नाम क्या है? माउंट आबू स्थित है। माउंट आबू क्या है? स्थित है। इसी माउंट आबू में जैनियों का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर, और इस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या नाम है भाई? दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्लियर है नहीं है? यहीं पर ही है अरावली की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक। देखो यहीं पर ही पड़ती है हाईएस्ट पीक इसकी, यहीं पर ही पड़ता है दिलवाड़ा जैन मंदिर, और सर्वोच्च चोटी इसकी कही जाती है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। तो इसकी हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी जो है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है भाई? 1722 मीटर। यहीं से ही एक नदी निकलती है, बताओ भाई कौन सी नदी? हाँ अभी पीछे पढ़ाया। यहां से ही एक नदी निकलती है।
नहीं वो तो थी, लिख तो रहा सामने, बनास। कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा भाई? ऐसे काम ना चले बबुआ। बाहर की चीजें बाहर, इस गेट के बाहर ही छोड़ देकर, फिर जब से ही निकले ना गेट से बाहर तुरंत पकड़ लेकर उसे फिर। ठीक है भाई। 10, 11, 12। तो ये चारों पॉइंट फेमस है और भाई यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप ये चारों पॉइंट बड़े अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में आप ध्यान में रखेंगे इसकी कुल लंबाई भी होगी, चोटी भी हो गई। आप ये लिख लेना, ये बना काहे का हुआ है। बेसिकली अगर मैं अरावली श्रेणी का निर्माण की बात करूं, फॉर्मेशन की बात करूं, तो ये क्वार्टरजाइट चट्टानों का बना है। चट्टानों का, क्वार्टरजाइट चट्टानों का बना हुआ है। रूपांतरित चट्टाने जिसे हम कहते हैं, कैसे चट्टाने हैं? रूपांतरित चट्टाने। वैसे ही, हाँ बिल्कुल। कुछ चीजें तो थारी याद हैं है? वही तो कह रहा, कुछ चीजें तो याद है, कुछ। अब इस कुछ में 1% भी हो सके, 2% भी हो सके, 99% भी हो सकती है। ठीक है, अगला आ जाओ। अब बात करते हैं खनिज की। अरावली रेंज से ही कुछ खनिज या मिनरल्स निकलते हैं। अरावली रेंज में ही जो राजस्थान में रेंज पड़ती है, कहां पड़ती है? राजस्थान में। राजस्थान में ही इस श्रेणी में 3 माइंस पड़ती है। कितनी माइंस? 3। एक का नाम है जावर माइंस, एक का नाम है खेतरी माइंस, एक का नाम है मकराना माइंस। ये 3 माइंस यानी कि खाने पड़ती हैं। कौन कौन सी? एक तो है जावर माइंस, यानी कि जावर की खाने। यहां से जिंक, लेड या लेड और सल्फर निकलता है। जबकि यदि हम बात करें खेतरी माइन से, क्या निकलता है? तो खेतरी माइन से ही निकलता है खेतरी, जावर, मकराना, खेतरी। चलो, यहां से निकलता है आप इसमें लिखना कॉपर। क्या निकलता है यहां से? कॉपर। और यदि बात करें मकराना माइंस की, तो मकराना माइंस से ही निकलता है सफेद संगमरमर। कैसा? सफेद संगमरमर, जो ताजमहल में यूज हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ताजमहल में यूज होने वाला संगमरमर कहाँ से लिया गया है, क्या यूज हुआ है? तो उसमें सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, या फिर इसे मकराना संगमरमर भी कह देते हैं, या मकराना पत्थर भी कह देते हैं। क्या कहते थे? मकराना पत्थर। यदि आपसे पूछा जाए कि ताजमहल किसका बना है, तो आप मकराना पत्थर भी लगा सकते हो, यदि ऑप्शन में सफेद संगमरमर नहीं है तो। ठीक है भाई, चलिए। तो ये थी अरावली रेंज। कौन सी श्रेणी? अरावली श्रेणी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।